हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आधारित है नई शिक्षा नीति पे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए पूरे 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति को लाया है, लागू किया है। ये नई शिक्षा नीति हमारे लिए कितनी लाभदायक है, इस वीडियो में हम वही समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये नई शिक्षा नीति आपको कैसी लगी। आप उस पर टिप्पणी जरूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 जो है को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी हम सभी को दी। इससे पहले जो हमारी नई शिक्षा नीति थी, पहले हम उसे समझते हैं कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी वो 1986 में लागू की गई थी और उसमें 1992 में कुछ बदलाव किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो तब से लेकर अब तक कोई भी अमेंडमेंट हमारी शिक्षा नीति में नहीं की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पूरे 34 साल बाद हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसे पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा प्रणाली है, वो कहां से लेकर कहां तक चेंज किया गया है और किस प्रकार से चेंज किया गया है। तो जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है वो लोअर से ग्रेड से लेके अपर ग्रेड तक पूरे सिस्टम को ही पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है। निचले स्तर से लेके पूरे उच्च शिक्षा के स्तर तक उसे पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो उसमें मुख्य बातें क्या हैं वो हम समझते हैं। तो जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है उसकी मुख्य बातें क्या हैं, आप यहां पर स्क्रीन पे देखिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जो नई शिक्षा नीति है वो 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। मीन्स कि जो 5वें लेवल तक जो हमारा शिक्षा होगी वो हमारी स्थानीय भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में होगी। जो अंग्रेजी भाषा है जो बच्चों पर थोप दी जाती थी, जबरदस्ती की जाती थी, वो पूरे तरीके से खत्म कर दी गई है। मीन्स कि आप पर भाषा के को लेकर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आप 5वीं लेवल तक जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर अंग्रेजी भाषा से लेकर कोई भी या फिर और किसी भी अन्य भाषा को लेकर आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर मराठी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिंदी में ही पढ़ने के लिए जोर जबरदस्ती की जाए। आप मराठी में भी 5वीं लेवल तक पढ़ सकते हैं, आप चाहे संस्कृत में पढ़ सकते हैं, आप चाहे अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, आप चाहे हिंदी में पढ़ सकते हैं। आप जिस भाषा का चयन करना चाहें 5वीं लेवल तक, आप उस भाषा में अपनी 5वीं लेवल तक की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो हमारे शिक्षा प्रणाली थी पहले वो थी 10+2 लेवल। हमारी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली चलती थी वो 10+2 के आधार पे चलती थी। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है वो 5+3+3+4 5+3+3+4 के नए पाठ्यक्रम के हिसाब से चलेगी। अगला पॉइंट, भारत में स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया। क्या बताया समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या कहा जा रहा है कि नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी शिक्षा इसमें शामिल होगी। पॉइंट नंबर 2, इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी कक्षा में को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी और चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो इस पॉइंट को हम समझते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। तो इसमें क्या है कि जो हमारी 5 साल की पढ़ाई होगी वो हमारी फाउंडेशन पढ़ाई मानी जाएगी। जो हमारी पहले 5 सालों की पढ़ाई होगी अब वो हमारी फाउंडेशन, नींव मजबूत की जाएगी बच्चों की, वो हमारी फाउंडेशन पढ़ाई मानी जाएगी। उसमें बच्चों की जो नींव है वो मजबूत की जाएगी। उसके बाद
तो जो पहली से जो लोअर कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी, उसमें जो पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी, उसमें क्या है कि आपको खेल कूद और अन्य गतिविधियों से पढ़ाई कराई जाएगी। मीन्स कि अभी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या होता था कि प्राइमरी तौर पे ही बच्चों पे किताबों का बोझ थोप दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 तक जो बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी वो खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से कराई जाएगी। उनपे कोई भी जबरदस्ती पढ़ाई को थोपा नहीं जाएगा। उसके बाद तीसरी और 5वीं कक्षा जो होगी उसमें साइंस, मैथ, ड्राइंग, सोशल साइंस और अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उनका इंट्रोडक्शन छात्रों से कराया जाएगा। उसके बाद जो 6वीं से 8वीं कक्षा की पढ़ाई होगी उसे मिडिल स्टेज माना जाएगा। ध्यान दीजिए, जो 6वीं से 8वीं कक्षा की पढ़ाई होगी उसे क्या माना जाएगा? मिडिल स्टेज माना जाएगा। और इसमें एक तय पाठ्यक्रम, एक आपके लिए पाठ्यक्रम तय किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। फिर उसके बाद जो 9वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई होगी उसमें क्या होगा कि छात्रों को किसी एक सब्जेक्ट के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी। जैसे मान लीजिए आप साइंस में आपकी ज्यादा रुचि है तो आपको साइंस के प्रति उस कक्षा में 9वीं और 12वीं में जो होगी उसमें गहरी समझ पैदा की जाएगी। ये जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई होगी यह 4 वर्ष की आखिरी स्टेज मानी जाएगी। जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई होगी वो क्या होगी? 4 वर्ष की एक आखिरी स्टेज मानी जाएगी, आपकी आखिरी स्टेज की पढ़ाई मानी जाएगी। इसमें आप जिस विषय में आपका ज्यादा फोकस आपके है, आपको उसी विषय पर गहरी समझ पैदा की जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा तो आपकी वैसे ही रहेगी, लेकिन क्या है, हो सकता है कि इसे बच्चों की लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे एक नया स्वरूप दे दिया जाए, नए तरीके से कराया जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर आपके बच्चों के लिए जोर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। मीन्स कि आपके बच्चों के लिए एनसीईआरटी पूरे तौर पर काम करेगा। 8 वर्ष की आयु तक आपके बच्चों के लिए एक शैक्षणिक ढांचा, एजुकेशन स्ट्रक्चर आपके बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा और उसी बेस पर पढ़ाई कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट फिर कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूह की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक नजरिए से क्या है, वंचित हैं, उनकी शिक्षा पर गवर्नमेंट ज्यादा जोर देगी। फिर आगे आपको गवर्नमेंट ने जो बात कही है वो कही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि रमेश पोखरियाल अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। मानव संसाधन मंत्री से ये बन जाएंगे हमारे देश के शिक्षा मंत्री। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि जो कक्षा 6 से आपके बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी कराया जाएगा, जिससे कि आपके बच्चों की जो टेक्नोलॉजी की क्षमता है, टेक्नोलॉजी की समझ है, वो और भी विकसित हो पाए। आपके बच्चों को कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आपके बच्चों की जो टेक्निकल समझ है उसको बढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर यदि आपका बच्चा कक्षा 6 से चाहे तो किसी भी चीज की इंटर्नशिप कर सकता है। मीन्स कि मान लीजिए कि आपके बच्चे को ड्राइंग में ज्यादा दिलचस्पी है तो वो किसी पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप भी कर सकता है और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकता है। अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में ज्यादा दिलचस्पी है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकता है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो 9 से 12 तक की परीक्षा अब होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी। मीन्स कि यदि पहले की शिक्षा में नीति में क्या था कि बच्चे जो थे वो बोलते थे कि हम फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं, अब ऐसा नहीं होगा।
केवल फाइनल की तैयारी आपको नहीं करनी है, आपको पूरे वर्ष पढ़ना है। और हर 9 से 12 तक के ईयर में, हर ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, 6-6 महीने पे एग्जाम होंगे, और उन 6-6 महीने को एग्जाम को पूरी जो है कि तवज्जो दी जाएगी, उनके अंकों को पूरे तरीके से जोड़ा जाएगा। और जो नया रिपोर्ट कार्ड अब जारी किया जाएगा वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब ये है कि आपके टीचर तो आपको मार्क्स देंगे ही, आपके टीचर जो होंगे वो आपको मार्क्स तो देंगे ही, आपके दोस्त और आप खुद आपको मार्क्स भी दे सकते हैं। इन सभी नंबरों को, इन सभी मार्क्स को जोड़कर जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड होगी वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्र को छठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका बच्चा चाहे तो छठी क्लास से इंटर्नशिप, जिसमें उसकी ज्यादा दिलचस्पी है, उसके लिए वो इंटर्नशिप कर सकता है और साथ ही में अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। फिर कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल की शिक्षा को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, लॉ और मेडिकल की शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत के उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। जो लॉ और मेडिकल की शिक्षा है उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो उच्च शिक्षा है उनके लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत कि उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और उसके हिसाब से सारी पाठ्यक्रम को, पढ़ाई को कराया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा वो किस तरीके से है, सबसे पहला। फिर उसमें कह रहा है कि HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। वो वर्टिकल कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा आपका विनिमय के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, दूसरा है मानव निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, तीसरा है वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, और चौथा है प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। ये 4 तरह के जो संस्था होंगे उनका गठन किया जाएगा उच्च शिक्षा आयोग द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो था वो 26.3% ही था, और उससे 50% मीन्स कि लगभग दुगना पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। 3.5 करोड़ नई सीटें, जो कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है हिंदुस्तान के लिए। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। यह मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझें। तो इसमें क्या होगा कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आज की व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते, तो मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपने 2-3 सेमेस्टर का एग्जाम दिया और उसके बाद आप किसी कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या होगा? तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता था। जो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली थी उसमें कोई भी उपाय नहीं था जब तक कि आप अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम को कंप्लीट नहीं करते थे। यदि आप 2-3-4 सेमेस्टर दे के उसे छोड़ देते थे एग्जाम को, पढ़ाई आपकी छूट जाती थी, तो उसके लिए कोई भी विकल्प आपके पास नहीं बचता था। आपको कोई भी रिपोर्ट कार्ड या सर्टिफिकेट इशू नहीं कराया जाता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन अब क्या है, अब जो है नई शिक्षा प्रणाली में इसके लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो वो बदलाव क्या है, आइए समझते हैं। तो वो बदलाव इस तरीके से हैं कि यदि आपके पास कोई उपाय नहीं है, पढ़ाई आपकी छूट गई है और आपके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में क्या नई नीतियां बनाई गई हैं वो समझिए। यदि आप 1 साल अपनी पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। यदि आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा इशू होगा। और यदि 3-4 साल के बाद
आपको डिग्री ही दे दी जाएगी। तो ये मेजर चेंजेस किए गए हैं। यदि आप किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो पढ़ाई की हुई है वो व्यर्थ जाएगी। आपको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। इनसे उन छात्रों को बहुत बड़ा फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। ये गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही अच्छी नीति निकाली गई है छात्रों के लिए जो गरीब छात्र हैं या किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आजादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिल लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं। मीन्स कि समझ लीजिए कि आप जैसे कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप उस कॉमर्स की पढ़ाई से कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं और आप जाकर मैथ के कोर्स को अपने पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो 3 साल की डिग्री प्रोग्राम होगा उनके लिए, और जो रिसर्च जाना चाहते हैं वो 1 साल की डिग्री का उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। मीन्स कि सभी छात्रों पे इक्विवेलेंट रूप से गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है कि जो छात्र गरीब है या फाइनेंशियली कमजोर हैं जो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं या पढ़ाई 1 ही साल करना चाहते हैं, उनके पास ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन है कि वो पढ़ाई को 1 ही साल कर पाएंगे, 1 साल की पढ़ाई कर पाएंगे, 2 साल की पढ़ाई कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उन सभी विषयों पर ध्यान दिया है और सबके लिए इक्वली सोचा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए 12th के बाद आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूं जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो या फिर उनकी पसंदीदा कॉलेज हो, पर उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है। कारण कि 12th में उनके जो मार्क्स हैं 12th में जो उनके मार्क्स हैं वो लेस आते हैं। जितना मार्क्स चाहिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उतने मार्क्स 12th में नहीं आ पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक बहुत ही शिक्षा प्रणाली में चेंजेस किया है। नीति में क्या चेंजेस किया है कि वो छात्र जिनके 12th में मार्क्स कम आते हैं और वो अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो वो एक कैट का एग्जाम देंगे। कैट मीन्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। वो क्या करेंगे, एक कैट का एग्जाम देंगे, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसमें जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स उनके 12th के मार्क्स में जोड़कर उन्हें उनके मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन दिलाने में सहायता करेंगे। मीन्स कि जो छात्र किसी कारणवश 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं वो अब उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थे गवर्नमेंट द्वारा मेजर चेंजेस जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए किए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए किए हैं। आपको ये सारे चेंजेस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.